हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से महिला उपन्यासकार से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। विषय सूची से हमने महिला उपन्यासकार वाले सेक्शन से अब तक मैत्रेयी पुष्पा तक के प्रश्नों को देख लिया है। आज हम डॉक्टर नमिता सिंह से प्रश्नों को देखना प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर नमिता सिंह, डॉक्टर कुसुम खेमानी, डॉक्टर रमा सिंह, शमा कौल, वीना सिन्हा, मधु कांकर या मीराकांत। कोशिश करते हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा रचनाकारों के उपन्यासों को हम देख सकें और उनसे संबंधित प्रश्नों को कर सकें। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक हम प्रारंभ करने वाले हैं डॉक्टर नमिता सिंह से। नमिता सिंह के दो उपन्यास है अपनी सलीबें, प्रकाशन वर्ष 1995, लेडीज़ क्लब 2012 प्रकाशन वर्ष। ये दो उपन्यास हैं डॉक्टर नमिता सिंह के। प्रश्न है, नमिता सिंह के उपन्यास अपनी सलीबें, प्रकाशन वर्ष 1995 में दाम्पत्य जीवन में बिखराव का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर होगा नायिका नीलिमा का जातिवादी और अभिजात्य संस्कार जागृत होना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अपने सलीबे उपन्यास की नायिका एक आधुनिक शिक्षित युवती है जो अपनी मर्जी से ईशु यानी ईश्वरचंद के साथ विवाह करती है। वह मेधावी ईशु की शालीनता और संस्कारों से सबसे अधिक प्रभावित है। ईशु के साथ लगभग 4 वर्षों का सुखद वैवाहिक जीवन बिताने के बाद अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि वह दलित जाति का है। तब उस तथाकथित आधुनिक नारी की रूढ़िवादी अभिजात्य संस्कार जागृत हो जाते हैं और स्थिति विस्फोटक हो जाती है। नीलिमा का यह मानना है कि यीशु ने उसे धोखा दिया है। उसने जानबूझकर अपनी नीची जाति का होने की बात उससे छुपाई। जब यीशु की सोच यह रही कि इन बातों पर विश्वास ना होने के कारण इस बात को तूल देना और उसने आवश्यक नहीं समझा। एक सेकेंड, अपने सलीबे। नीलिमा का यह मानना है कि यीशु ने उसे धोखा दिया है। उसने जानबूझकर अपनी नीची जाति का होने की बात उससे छुपाई। ठीक है। जब यीशु की सोच यह रही कि इन बातों पर विश्वास ना होने के कारण इस बात को तूल देना उसने आवश्यक नहीं समझा। ये सेंटेंस इसी तरीके से पुस्तक में भी फ्रेम हुआ है। ठीक है। परिणाम यह होता है कि नीलिमा के दाम्पत्य जीवन में बिखराव हो जाता है और वह रिसर्च के बहाने यीशु की ज़िंदगी से दूर चली जाती है और तब से दोनों अपनी अपनी सलीबें अलग अलग ढोते हैं। इस उपन्यास में लेखिका ने स्वस्थ रचना दृष्टि के माध्यम से कई सामाजिक जड़ताओं, कुरूपताओं और इनके विरुद्ध होने वाले संघर्षों का बहुत ही प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, लेडीज़ क्लब उपन्यास की रचना शैली क्या है? सही उत्तर होगा कथा रिपोर्टाज शैली। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लेडीज़ क्लब नमिता सिंह का दूसरा उपन्यास है। यह 11 अध्यायों में बटा उपन्यास कथा रिपोर्टाज शैली में लिखा गया है। यह कृति विभिन्न महिलाओं के माध्यम से उनकी जीवन स्थिति को स्पष्ट करती है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने मनुष्य की मृतप्राय संवेदना को जगाने का प्रयास किया है और अपने इस प्रयास में वे सफल भी रही हैं। यह उपन्यास भारतीय समाज में सांप्रदायिक राजनीति और उससे उपजी हिंसा के वातावरण में तेजी से बदल रहे सामाजिक समीकरणों, विशेषकर मध्यम वर्गीय अल्पसंख्यक समुदाय के मानसिक और परिवेशगत बदलाव की अंतरंग पड़ताल गहन आत्मीयता और संवेदना के साथ करता है। लेखिका अपने इस उपन्यास में आज की बदलती सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थितियों की गहन पड़ताल करने में पूर्ण सफल रही है। अगली रचनाकार हैं डॉक्टर कुसुम खेमानी। इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे लावण्य देवी, प्रकाशन वर्ष 2013, जड़ियाबाई, प्रकाशन वर्ष 2016, गाथाराम भतेरी, प्रकाशन वर्ष 2018, लाल बत्ती की कन्याएं 2019, प्रकाशन वर्ष, मारवाड़ी राजवाड़ी, प्रकाशन वर्ष 2023। पहला प्रश्न है, डॉक्टर कुसुम खेमानी के किस उपन्यास में एक कुटुंब की 5 पीढ़ियों की गाथा समाहित है और जिसमें बांग्ला एवं राजस्थानी शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा लावण्य देवी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लावण्य देवी उपन्यास में एक कुटुंब की 5 पीढ़ियों की गाथा समाहित है। इसमें प्रभावती ज्योतिर्मया देवी, लावण्य देवी तथा उनकी संतति तथा नाती पोतों की दास्तान के साथ साथ ही एक पूरे युग को और काल के प्रवाह को भाषा में बांधने की कोशिश की गई है। इस उपन्यास में बांग्ला और राजस्थानी के शब्दों का प्रयोग बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। इस दृष्टि से यह हिंदी का विलक्षण उपन्यास है। जीवन के उत्तरार्ध में लावण्य देवी मुक्ति के प्रश्न से टकराती है, किंतु यह मुक्ति स्वयं तक या अपने प्रियजनों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आगे चलकर मानव मात्र की मुक्ति में
बदलती दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, अपनी संतति को निरंतर संघर्ष और कर्म का संदेश देना और प्रारब्ध को खारिज करना किस पात्र की विशेषता है? सही उत्तर होगा लावण्य देवी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। एकांत श्रीवास्तव का यह कथन बहुत सही है। नमिता सिंह का जो ये उपन्यास है, डॉक्टर कुसुम खेमानी का जो उपन्यास लावण्य देवी है, इसके विषय में एकांत श्रीवास्तव जी लिखते हैं, यह कथन उनके अनुसार लावण्य देवी का व्यक्तित्व कर्म और संघर्ष के धातुओं से बना है, किंतु ये धातुएं ठोस और जड़ न होकर उच्चतम मूल्यों के ताक में पिघलती दिखाई देती है। वे अपनी संतति को भी निरंतर संघर्ष और कर्म का ही संदेश देती है। यह कर्म का स्वीकार ही है कि जिसके चलते लावण्य देवी प्रारब्ध को खारिज करती हैं और खारिज नहीं कर पाती वहां उसके सामने घुटने भी नहीं टेकती। एक मिनट, लावण्य देवी का व्यक्तित्व कर्म और संघर्ष के धातुओं से बना है, किंतु ये धातुएं ठोस और जड़ न होकर उच्चतम मूल्यों के ताप में पिघलती दिखाई देती हैं। वे अपनी संतति को भी निरंतर संघर्ष और कर्म का ही संदेश देती हैं। यह कर्म का स्वीकार ही है कि जिसके चलते लावण्य देवी प्रारब्ध को खारिज करती हो और जहां खारिज नहीं कर पाती वहां उसके सामने घुटने भी नहीं टेकती। और जहां खारिज नहीं कर पाती, ठीक है, यहाँ होगा कर पाती और ये खारिज है। पुस्तक में भी इसी तरीके से ये आया है, ठीक है। खारिज नहीं कर पाती वहाँ उसके सामने घुटने भी नहीं टेकती। लावण्य देवी का कर्मशील जीवन और उनके सारे फैसले जनहित में किए जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उच्च वर्ण की पृष्ठभूमि होने के बावजूद यह उपन्यास इन्हीं मूल्यों के कारण व्यापक पाठक समाज में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखेगा। तो एकांत श्रीवास्तव का यह कथन लावण्य देवी उपन्यास के लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लाल बत्ती की अमृत कथाएं प्रकाशन वर्ष 2019 उपन्यास मुख्य रूप से किस स्थान के जीवन पर केंद्रित है? सही उत्तर होगा कोलकाता का सोनागाछी। अगला प्रश्न है, कुसुम खेमानी ने समाज द्वारा विषकन्या मानी जाने वाली स्त्रियों को किन परिस्थितियों में अमृत कन्या कहा है? सही उत्तर होगा जब वे समाज की गंदगी को फैलने से रोकती है और उसका परिष्करण करती है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लाल बत्ती की अमृत कथाएं प्रकाशन वर्ष 2019 उपन्यास कोलकाता के सोनागाछी पर केंद्रित है, लेकिन यह लाल बत्ती गली हर शहर और हर कस्बे में होती है। अंतः सलीला की तरह समाज के अंतर में बहती रहती है। समाज इन स्त्रियों को विषकन्याएं मानता है, पर दरअसल ये समाज के भीतर छिपी गंदगी को फैलने से रोकने के साथ ही उसका परिष्करण भी करती हैं और इस बिंदु पर आकर ये विषकन्याएं अमृत कन्याओं में बदल जाती हैं। उपन्यास में इन स्त्रियों की रोज रोज की प्रताड़ना, अपमान और हत्या जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रसंगों का चित्रण इस उपन्यास में प्रसंगों का चित्रण ही है, ठीक है। प्रसंगों का चित्रण इस उपन्यास में कुसुम खेमानी ने जिस भाषाई कौशल और शिल्पगत दक्षता से किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगले रचनाकार हैं रमा सिंह। रमा सिंह के उपन्यास हैं गुलाब छड़ी प्रकाशन वर्ष 1996, तुम लिखोगी सत्यभामा प्रकाशन वर्ष 1998, लौट आओ हेरी 2002 प्रकाशन वर्ष, कुतोपंथा 2002, एक असमाप्त कथा 2014, विक्टर हाउस 2014। प्रश्न है, रमा सिंह के उपन्यास गुलाब छड़ी प्रकाशन वर्ष 1996 की पृष्ठभूमि क्या है? सही उत्तर होगा बिहार का एक टूटता हुआ जमींदार घराना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गुलाब छड़ी प्रकाशन वर्ष 1996 में लेखिका ने दमयंती को केंद्र में रखकर बिहार के एक ऐसे जमींदार घराने की कहानी कही है जो स्वयं तो अब टूट और बिखर रहा है, किंतु जिसमें पारंपरिक रूढ़ियों के अवशेष अब भी जिंदा है। यह अवशेष आज भी स्त्री के वजूद को आहत करने में समर्थ है। युग युग से प्रवंचित और शोषित नारी जीवन के यथार्थ को करने वाली यह कहानी हमारे मर्म को कहीं बहुत गहरे छू जाती है। अगला प्रश्न है, तुम लिखोगी सत्यभामा उपन्यास के माध्यम से लेखिका ने नारी की किस स्थिति को दिखाया है? सही उत्तर होगा परिवार में नारी की उपेक्षा, आर्थिक निर्भरता और मूक नियति को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तुम लिखोगी सत्यभामा प्रकाशन वर्ष 1998 आपका दूसरा उपन्यास है। इसमें लेखिका ने बड़ी शिद्दत से यह दिखाया है कि आज भी परिवार में नारी सर्वाधिक उपेक्षित और पीड़ित है। आर्थिक दृष्टि से उसे पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो उसका कोई वजूद ही ना हो। सब कुछ पीकर मूक बने रहना ही उसकी नियति है। अगला प्रश्न है, लौट आओ हैरी 2002 प्रकाशन वर्ष उपन्यास में किस वर्ग के जीवन यथार्थ और उनकी त्रासदी का चित्रण किया गया है? सही उत्तर होगा भद्रलोक के
यथार्थ को इसमें चित्रित किया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लौट आओ हैरी प्रकाशन वर्ष 2002 आपका तीसरा उपन्यास है। इसका फलक काल और देश दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत व्यापक है। कलकत्ता के विख्यात बैरिस्टर राय बहादुर मधुसूदन ठाकुर की लाल हवेली से शुरू होने वाली कथा लंदन, मसूरी, बम्बई और दिल्ली के विभिन्न संदर्भों से जुड़ी है। भद्रलोक के जीवन यथार्थ को उकेरने वाली इसकी कथा उनके जीवन की त्रासदी का खुला दस्तावेज है। संभवतः लेखिका यह कहना चाहती है कि मानवीय आत्मीयता की उष्मा के क्षय के कारण आज का भद्र समाज भी आत्मलीन और निर्वासित होने के लिए अभिशप्त है। अगला प्रश्न है, रमा सिंह के किस उपन्यास में विश्व बैंक के विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार और आदिवासियों के शोषण का पर्दाफाश किया गया है? सही उत्तर होगा कुतो पंथा। तथ्य देख लेते हैं। कुतो पंथा प्रकाशन वर्ष 2002 आपका चौथा उपन्यास है। कुतो पंथा में रमा सिंह ने विश्व बैंक द्वारा किए जाने वाले विकास कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार और देश के नेताओं द्वारा उसे दिए जाने वाले अनैतिक समर्थन का पर्दाफाश किया है। लेखिका ने स्पष्ट किया है कि विकास के नाम पर आदिवासियों को हर प्रकार से छला जाता है और उनके जीवन को दयनीय बना दिया जाता है। लेखिका को इन अत्याचारों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं दिखता है। एक असमाप्त कथा 2014 पांचवा तथा विक्टर हाउस 2014 आपका छठा उपन्यास है। ठीक है, एक असमाप्त कथा, ये इसका प्रकाशन वर्ष भी 2014 है और विक्टर हाउस इसका भी प्रकाशन वर्ष 2014 है। अगली रचनाकार हैं क्षमा कौल के उपन्यास हैं दर्दपुर प्रकाशन वर्ष 2004, निक्की तवी पर रिहर्सल 2013 प्रकाशन वर्ष, मूर्ति भंजन 2022 प्रकाशन वर्ष, उन दिनों कश्मीर 2023 प्रकाशन वर्ष। प्रश्न है, क्षमा कौल के उपन्यास दर्दपुर 2004 प्रकाशन वर्ष की मुख्य विषय वस्तु क्या है? सही उत्तर होगा कश्मीरी पंडितों का करुण विस्थापन और कश्मीरी जीवन का विखंडन। अगला प्रश्न है, दर्दपुर उपन्यास किस शैली में लिखा गया और इसकी नायिका कौन है? सही उत्तर होगा आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। नायिका सुधा जो लेखिका का ही प्रतिरूप है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। दर्दपुर उपन्यास में लेखिका ने उपन्यास की नायिका सुधा के माध्यम से धर्म के आधार पर भोगे हुए उत्पीड़न और संवेदना के उस सत्य का उद्घाटन किया है जो पाठक की सोच को नई दिशा देता है। सुधा यूं स्वयं एक निर्वासित कश्मीरी हिंदू है। एक विशेष योजना के अंतर्गत कश्मीरी मुसलमान स्त्रियों के दुख, दर्द, भय और विवशता में यथासंभव सहयोग करता है और गहरी सहानुभूति से अपने मिशन को सार्थकता देती है। यह लेखिका क्षमा कौल का आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास की नायिका सुधा उपन्यास की लेखिका भी है। इसमें कश्मीरी जीवन और कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के करुण विस्थापन को उसकी समग्रता में प्रस्तुत किया गया है। कथानायिका सुधा के अनुभव संसार को केंद्र में रखकर रची गई रचना है जिसमें कश्मीरी संस्कृति और समाज के भयावह विखंडन का चित्रण हुआ है। कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच के आत्मीय संबंध को धार्मिक उन्माद, आतंक और राजनेताओं के स्वार्थ ने किस तरह समाप्त किया है, इसका यथार्थ चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। इस उपन्यास में लेखिका ने उन सारी परिस्थितियों का सजीव अंकन किया है जिनके कारण कश्मीरी पंडितों की थाती कश्मीर छोड़कर भागने को मजबूर कर दिया गया था या उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। क्षमा कौल खुद भी कश्मीर से विस्थापित हिंदू है जिन्होंने वहां और यहाँ की स्थिति को बहुत बारीक से देखा है। इस उपन्यास में लेखिका ने एक पक्षीय चित्रण से अपने आप को बहुत कुछ बचाया है और एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। कृति का शीर्षक दर्दपुर अत्यंत सार्थक है। कश्मीर के विस्थापितों का दर्द इस उपन्यास में साकार हो उठा है। यह उपन्यास एक दमित और विस्थापित हिंदू मानस द्वारा कश्मीर के जीवन और अमानवीय होते जाते यथार्थ को खोलने समझने की कोशिश बन जाता है। अगला प्रश्न है, क्षमा कौल ने निक्की तवी पर रिहर्सल उपन्यास में किस ऐतिहासिक आंदोलन को मेटाफर यानी रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है, प्रयुक्त किया है? सही उत्तर होगा सन 2008 का बम बम भोले यानी अमरनाथ आंदोलन। अगला प्रश्न है, निक्की तवी पर रिहर्सल उपन्यास में किस क्षेत्र की जनता के संघर्ष और भेदभाव की गाथा को नायिका तो मिला है? सही उत्तर होगा जम्मू वासियों की गाथा को। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। निक्की तवी पर रिहर्सल क्षमा कौल का दूसरा उपन्यास है जिसके केंद्र में कश्मीरी आतंकवाद है। इस उपन्यास में उन्होंने समय समाज और उसकी विकृति, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समकालीन जीवन की सच्चाई को चित्रित किया है। उन्होंने जम्मू प्रांत में 2 महीनों तक चले सन 2008 ईस्वी में स्वामी अमरनाथ आंदोलन को, जिसे लोग बम बम बोले आंदोलन के नाम से भी याद करते हैं, मेटाफर के रूप में इस तरह उभारा है कि भारतीय राजनीति के जबरिया सेकुलर चेहरे और उसमें बने असहज एवं
असहज एवं कृत्रिम जीवन की अनेक तहें उद्घाटित होती हैं। लेखिका ने कुशल चितेरे की तरह परिस्थिति जन्य आंदोलन धर्मी भाषा तथा जीवन के अंतः संबंधों का निर्वाह करती हैं और जम्मू प्रांत के जन जन के अंतर्नाद को, अन्याय के प्रतिकार को, क्रोध को, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सक्रिय सत्ता लोलुप राजनीति स्वार्थपरता को केंद्रिता प्रदान करती है। उपन्यास में बम बम बोले नारा जितनी बार गूंजता है उतनी बार उसके हजारों अर्थ खुलते हैं। विगत 61 वर्षों से जारी कश्मीर केंद्रित राजनीति के हाथों भेदभाव के शिकार जम्मूवासियों के जीवन की गाथा इस उपन्यास में चित्रित हुई है। एक जन आंदोलन को केंद्र में रखकर उसके कर्मक्षेत्र जम्मू और उसकी संघर्षरत भोली भाली मीठी जनता को उपन्यास के लीक से हटकर नायकत्व मिला है। एक सेकंड। ठीक है, नायकत्व तो मिला है, ये की नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप है। अगला प्रश्न है, चमा कौल का उपन्यास मूर्तिभंजन प्रकाशन वर्ष 2022 किसके जीवन संघर्ष और कला दर्शन पर आधारित है? सही उत्तर होगा मूर्ति शिल्पी स्त्री के जीवन संघर्ष पर आधारित है यह उपन्यास मूर्तिभंजन। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। मूर्तिभंजन 2022 क्षमा कौल का तीसरा उपन्यास है। यह उपन्यास कश्मीर को उसके समाज और परिवेश के गहन मनोविज्ञान में विश्लेषित करता है। यह उपन्यास एक मूर्तिशिल्पी स्त्री के जीवन संघर्षों, कला के अंतिम सत्य, रचनात्मकता की सूक्ष्म अंतः प्रक्रियाओं और जीवन दर्शन के बीच बहता है। इस उपन्यास का कथा विस्तार उन बीहड़ प्रदेशों का दर्शन कराता है जहाँ रिश्तों में मिलने वाली हताशा, छल और शोषण के कई सीमांत निर्ममता से सामने खड़े हैं। अगले रचनाकार हैं वीना सिन्हा। इनके दो उपन्यास हैं, पथप्रज्ञा और सपनों के बाहर। पथप्रज्ञा का प्रकाशन वर्ष 1998 है, सपनों के बाहर का प्रकाशन वर्ष 2003 है। पहला प्रश्न है, वीना सिन्हा के उपन्यास पथप्रज्ञा की कथा किस पौराणिक पात्र पर आधारित है? सही उत्तर होगा राजा ययाति की पुत्री माधवी पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, पथप्रज्ञा में माधवी को किन 3 राजाओं के हाथों गुरुदक्षिणा हेतु अश्वों के बदले बिकना पड़ा था? सही उत्तर होगा हर्यश्व, दिवोदास और उशिनर। अगला प्रश्न है, वीना सिन्हा के उपन्यास पथप्रज्ञा का अंत चित्रा चतुर्वेदी के उपन्यास तनिया से किस प्रकार भिन्न है? सही उत्तर होगा माधवी को स्वयं के यानी वीना सिन्हा ने माधवी को पुरुष के प्रति समर्पित होने के बजाय अपनी ऊर्जा मानव मात्र में विस्तारित करने वाली नई नारी के रूप में सृजित किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पथप्रज्ञा राजा ययाति की पुत्री माधवी की दारुण कथा है। उसके पिता ने उसे गालव ऋषि को इसलिए दान कर दिया था कि वह उसे किसी शक्तिशाली और समृद्ध राजा को बेचकर 800 श्याम कर्ण अश्व प्राप्त कर ले और उन अश्वों को ऋषि विश्वामित्र को देकर गुरुदक्षिणा की पूर्ति कर दें। किसी राजा के पास 200 अश्वों से अधिक की सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए माधवी को क्रमशः अयोध्या, काशी और भोजनगर के राजाओं हर्यश्व, दिवोदास और उशीनगर के हाथों बिकना पड़ा था। 200 अश्वों की आवश्यकता फिर भी रह गई थी। गुरु विश्वामित्र ने ढलती वय में माधवी के सौंदर्य पर मुग्ध होकर 200 अश्वों के बदले स्वयं उसे ही स्वीकार कर लिया था और गालव को दक्षिणापूर्ति का प्रमाण पत्र दे दिया था। नारी जीवन की इससे अधिक विडंबनापूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है? उपन्यास के अंत में माधवी निर्णय लेती है, नहीं, मैं अंधेरे में नहीं खोना चाहती, स्वीकार करना चाहती हूँ कि मैं मनुष्य हूँ और पिता, पति या संरक्षक के रूप में किसी पुरुष के प्रति समर्पित होने की अपेक्षा अपनी समस्त ऊर्जा को मानवमात्र में विस्तारित करना चाहती हूँ। लेखिका ने पौराणिक गाथा को नया अर्थ दिया है। यह आज की नारी का स्वर है। वीना सिन्हा से 9 वर्ष पूर्व चित्रा चतुर्वेदी ने भी तनिया नाम से माधवी की कथा लिखी थी, किंतु उन्होंने धर्म के तीर से विद्ध माधवी के प्रति सहानुभूति प्रकट करके संतोष कर लिया था। वीना सिन्हा ने माधवी के भीतर की ऊर्जा से एक नई नारी की सृष्टि की है। अगला प्रश्न है, वीना सिन्हा के किस उपन्यास में मेडिकल टर्मिनोलॉजी का साहित्यिक इस्तेमाल और शरीर की केमिकल गतिविधियों की व्याख्या मिलती है? सही उत्तर होगा सपनों के बाहर। अगला प्रश्न है, सपनों के बाहर 2003 प्रकाशन वर्ष उपन्यास का मूल स्वर क्या है? सही उत्तर होगा जनतंत्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध रचनात्मक प्रतिरोध। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सपनों के बाहर उपन्यास का मूल स्वर जनतंत्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध रचनात्मक प्रतिरोध का है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी का साहित्यिक इस्तेमाल और शरीर के भीतर होने वाली केमिकल गतिविधियों की मनोभावात्मक व्याख्या इसकी अतिरिक्त विशेषता है।
अगली रचनाकार हैं गीतांजलि श्री। पिछले दशक की कथा लेखिकाओं में गीतांजलि श्री ने कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर अपनी अलग पहचान बनाई है। इनका उपन्यास है माई 1993, हमारा शहर उस बरस 1998, तिरोही 2001, खाली जगह 2006, रेत समाधि 2018। प्रश्न है, गीतांजलि श्री के उपन्यास माई 1993 में किस प्रकार के परिवार की 3 पीढ़ियों की नारी चेतना का चित्रण है? सही उत्तर होगा सामंतीय ढांचे का संपन्न परिवार। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। माई सामंतीय ढांचे के एक संपन्न परिवार की 3 पीढ़ियों की कहानी है। परिवार में दादा दादी, बाबू, माई तथा भाई बहन, सुबोध, सुनैना कुल 6 प्राणी हैं। बाहर दादा और भीतर दादी का हुक्म चलता है। माई सबकी आज्ञाकारिणी है, सबकी सेवा करती है और सबका बोझ ढोते उनकी कमर झुक गई है। बाबू अपने में सीमित सत्वहीन व्यक्ति हैं। जैसे तैसे इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लेके शहर के नामी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में नौकर हो गए थे। कथा लेखिका सुनैना ने स्मृति के सहारे माई को केंद्र में रखकर अपने परिवार की अंतरंग कथा कही है। एक प्रकार से इसे एक सामंतीय परिवार की 3 पीढ़ियों की नारी चेतना की कथा भी कह सकते हैं। पहले पौड़ी जोड़ी की सीमाओं में कैद अपने में संतुष्ट है। दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी होगा, ठीक है, पहली पीढ़ी ड्योढ़ी की सीमाओं में कैद अपने में संतुष्ट है। दूसरी पीढ़ी ऊपर से शांत शीतल किंतु भीतर सुलग रही है। तीसरी बाहर निकलकर भी घुटन भरी निजता में कैद है। सुनैना इस तीसरी पीढ़ी की नारी है। वह निजता की कैद से उबरने के लिए बेचैन है। वह अनुभव करती है कि माई में भी आग थी जिसका दूसरों के लिए जलना हमने देखा, पर जिसका अपना जलना अपने लिए हमने नहीं देखा। यह आग संक्रमित होकर सुनैना के भीतर भी जल रही है। यही उसे बेचैन रखती है, यही उसे मुक्ति पथ पर अग्रसर करेगी। अगला प्रश्न है, हमारा शहर उस बरस उपन्यास में मठ किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा सांप्रदायिक शक्ति केंद्र और उन्माद का प्रतीक है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। हमारा शहर उस बरस की कथा भूमि विस्तृत है। कहने के लिए इसकी कथा किसी खास शहर और किसी खास समय की है, लेकिन कथा की अंतर्वस्तु देश काल की सीमा का अतिक्रमण करती है। यह सांप्रदायिक धार्मिक कट्टरता और उदार मानवीयता की द्वंद्व कथा है। यह मनुष्यता के क्षितिज पर घनीभूत होते अंधेरे और उसे चीर कर निकलते उजाले की त्रासद कथा है। कथा लेखिका श्रुति अपने दहू के साथ ऊपर फ्लैट में रहती है। एक सेकेंड, हमारा शहर उस बरस अपने दद्दू के साथ, यहाँ दद्दू है, ठीक है, दद्दू के साथ ऊपर फ्लैट में रहती है। उसने हनीफ जैदी से शादी की है। दद्दू बेटी और बेटे में फ़र्क नहीं करते हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान दोनों को मनुष्य मानते हैं। हनीफ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रोफेसर हैं। उसी विभाग के शरद उसके मित्र हैं। दोनों समान विचारों के बुद्धिजीवी हैं। शहर में एक मठ है। मठ एक प्रतीक है सांप्रदायिक शक्ति केंद्र का। शहर में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए सारे गुप्त सूत्रों का चलन यहीं से होता है। शहर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है, भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है, दंगे होने लगते हैं। विश्वविद्यालय का समाजशास्त्र विभाग दंगों के कारणों की जांच करके रिपोर्ट पेश करता है। रिपोर्ट अखबारों में छपती है। सांप्रदायिक ताकतों का सारा आक्रोश हनीफ को अपना लक्ष्य बनाता है। शरद को हिंदू होने के कारण बख्श दिया जाता है। उसे तरह तरह से आतंकित किया जाता है। समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर नंदन भी इस अवसर का लाभ उठाते हैं। विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए रोटेशन पद्धति लागू हो गई है। उनके बाद हनीफ का नंबर है। वे नहीं चाहते कि कोई दूसरा अध्यक्ष हो। वे छात्रों को भीतर भीतर भड़काते हैं। छात्र हनीफ की कक्षाओं का बहिष्कार करने लगते हैं। हनीफ अकेला पढ़ने लगता है। उसे संरक्षण देने के लिए मुसलमान नेता आगे आते हैं। सारा शहर हिंदुओं और मुस्लिमों में बढ़ जाता है। सारी संचार व्यवस्था मुसलमान मात्र को सांप्रदायिक सिद्ध करने में जुट जाती है। मठ के बूढ़े महंत की हत्या कर दी जाती है। यह मठ की अंदरूनी राजनीति का नतीजा भी हो सकता है, किंतु इसे गौरवान्वित किया जाता है। राजधानी की हस्तियां महंत के शव पर फूल चढ़ाने आती है। महंत को शहीद बना दिया जाता है। पूरी घटना को राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। शहर में तनाव चरम पर है। पुलिस हनीफ को संभल कर रहने की ताकीद करती है। श्रुति के दद्दू के फ्लैट पर सांप्रदायिक तत्व हमला कर देते हैं। दद्दू सामने आ जाते हैं। किसी तरह उनके प्राणों की रक्षा होती है। पूरा उपन्यास इस दिशा में संकेत करता हुआ प्रतीत होता है कि आज सांप्रदायिक उन्माद के सामने मनुष्यता की आवाज़ एक चीख बन गई है। मनुष्यता पर बार बार हमले हो रहे हैं। सारा आकाश दमघोटू हो जाता है। न कहीं जनतंत्र है, न मानवीय मूल्य। अनुगूंजों, सूचनाओं, ऐलाना, बहसों, संवादों, नारों और प्रतीकों के सम्मिलित उपयोग से कथासूत्रों की सघन संरचना करता हुआ यह उपन्यास नरेशन की सामान्य धारा से अपने को अलग करता है।
अगला प्रश्न है, हिंदी का वह कौन सा उपन्यास है जिसे स्त्री समलैंगिकता को अकुंठ भाव से चित्रित करने वाला पहला उपन्यास माना गया है? सही उत्तर होगा तिरोहित उपन्यास। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तिरोहित नई किस्म का उपन्यास है। एक कस्बे में एक छत के नीचे दो युवा स्त्रियां रहती हैं। बच्चियों घर की मालकिन है, ललना उसके आश्रय में है। दोनों के बीच तटस्थ अनुराग है। यह अनुराग काम प्रेरित है। वे मन और शरीर की मांग को स्थगित नहीं करती, सीमाएं लांघती और एक दूसरे में समा जाती हैं। वे सीमा लांघने के सुख को सहजता से लेती हैं। दोनों एक दूसरे से इस सीमा तक बंधी हैं कि बच्चों की मृत्यु के बाद ललना भी तिरोहित होने को तत्पर हो जाती है। संभवतः हिंदी में स्त्री समलैंगिकता को अकुंठ भाव से चित्रित करने वाला यह पहला उपन्यास है। युद्ध और आतंक आज के जीवन की गंभीर समस्या है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि श्री के किस उपन्यास में युद्ध और आतंक की भयावहता की ओर संकेत किया गया है? सही उत्तर होगा खाली जगह। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लेखिका ने अपने इस चौथे उपन्यास खाली जगह में कथाहीन उपन्यास में मनुष्य के लिए घातक इन स्थितियों की भयावहता की ओर इशारा किया है। समय की नब्ज को टटोलते हुए उसने आज की इस दारुण अमानवीय मानसिकता से खतरे की ओर संकेत किया है। शिल्प और भाषा की नवीनता के लिए भी यह उपन्यास याद किया जाएगा। गीतांजलि श्री ने अपने उपन्यासों में आधुनिक जीवन के अलग अलग आयामों के भीतर से कथ्य और अंतर्वस्तु का चयन किया है। उनकी रचना भूमि बदलती रही है, उसी के अनुसार भाषा और शिल्प में भी परिवर्तन होता रहा है। इस दृष्टि से हिंदी उपन्यास लेखिकाओं में उनका स्थान विरल और विशिष्ट है। अगली रचनाकार है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया के उपन्यास हैं खुले गगन के लाल सितारे प्रकाशन वर्ष 2000, सलाम आखिरी 2002 प्रकाशन वर्ष, पत्ताखोर 2005 प्रकाशन वर्ष, सेज पर संस्कृत 2008 प्रकाशन वर्ष, सूखते चिनार 2012 प्रकाशन वर्ष, हम यहाँ थे 2018 प्रकाशन वर्ष, ढलती सांझ का सूरज 2022 प्रकाशन वर्ष। पहला प्रश्न है, मधु कांकरिया का कौन सा उपन्यास नक्सलवादी आंदोलन और नायक इंद्र की तलाश में भटकती मणि की कथा पर आधारित है? सही उत्तर होगा खुले गगन के लाल सितारे। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। खुले गगन के लाल सितारे उपन्यास नक्सलवादी आंदोलन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उपन्यास की केंद्रीय पात्र मणि है। इंद्र इसका कल्पना पुरुष है। वह कलकत्ता के समीपवर्ती मध्यम ग्राम के पुराने जमींदार का परिवार का लड़का है। मणि निम्न मध्यवर्गीय जैन परिवार की लड़की है। इंद्र उसे वेद की ऋचाओं की तरह पवित्र, दिव्य एवं रहस्यमय लगता है। वह माओ भक्त है और नक्सल आंदोलन से जुड़ा है। पुलिस इंद्र को पकड़कर ले जाती है और लाल बाजार लॉकअप में यंत्रणा देकर मार डालती है। अधिकाधिक तौर पर उसके विषय में कुछ भी पता नहीं है। मणि लंबी उम्र तक उसकी तलाश में भटकती रहती है। नक्सल आंदोलन और क्रूरतापूर्वक उसके दमन की कथा के साथ उपन्यास निम्न मध्यवर्गीय मारवाड़ी जैन परिवार के अंतर्विरोधों से भी हमारा परिचय कराता है। अपने लंबे भटकाव में मणि जीवन के अन्य अनेक संदर्भों एवं उनकी विसंगतियों से परिचित होती है। सन्यासियों व साध्वियों के जीवन का सच, अस्पताल की दुर्दशा, डॉक्टरों की अमानवीयता, स्त्रियों की घुटन, स्नेह की कोमल छाया देने वाली बहन पारसी के जीवन की त्रासदी और इस तरह की जाने कितनी सच्चाइयों से वह समृद्ध होती गई थी। जीवन के 45वें वर्ष में मणि के जीवन में आलोक जी प्रौढ़ प्रेमी के रूप में आते हैं। वह उनकी आंखों में इंद्र की आंखों की झलमलाहट देखती है। वे उसे इंद्र के ऑल्टर ईगो प्रतीत होते हैं। इंद्र अब भी मणि की चेतना का अंग बना रहता है। दूसरे दिन वह उस क्रांतिकारी कवि का आखिरी साक्षात्कार लेने जाती है जिसके साथ इंद्र ने एक ही सेल में आखिरी दिन गुजारे थे, शायद अकेले। स्मृति, डायरी, पूर्वदीप्ति और हस्तक्षेप के सहारे लिखे गए इस उपन्यास में अनेक अवसरों पर लेखिका ने अपनी मान्यताओं और निष्कर्षों को सीधे प्रस्तुत करते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामान्यीकरण कर दिया है। फिर भी आम आदमी के लिए एक बेहतर स्वप्न देखने की आकांक्षा से दीप्त यह उपन्यास स्वागत योग्य है। अगला प्रश्न है, पत्ताखोर उपन्यास में पत्ता शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा हीरोइन यानी नशे का एक डोज। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पत्ताखोर उपन्यास में आज के युवा वर्ग में बढ़ती नशाखोरी के भीषण और घातक परिणाम की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। इस उपन्यास का नायक आदित्य की मनोदशा और उसके आंतरिक द्वंद्व का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में एक युवक आदित्य की जिंदगी का आदि से अंत तक का सफर चित्रित किया गया है। आज के उत्तर आधुनिकता ने जहां चकाचौंध सुनहरी जिंदगी दी है, वहीं दूसरी ओर अनेक समस्याएं, तनाव, कुंठा और असंतोष ने मनुष्य के जीवन में बुरी तरह से घेरा भी है।
पत्ताखोर उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार ने मधु कांकरिया ने अकेलेपन से उत्पन्न नशाखोरी की समस्या का चित्रण भी किया है। उपन्यास का नायक आदित्य और उसके माता पिता वनश्री और हेमंत बाबू के आसपास उपन्यास का कथानक घूमता है। माता पिता दोनों का नौकरी पेशा होने के कारण 12-13 वर्ष की आयु से ही अकेलेपन से लड़ता आदित्य जीवन के एक विशिष्ट मोड़ पर नशे की खाई में कूद पड़ता है। उसके लाख चाहने के बावजूद वह उस नशे की आदत से बाहर नहीं निकल पाता है। इसी बेबसी का चित्रण मधु कांकरिया ने इस उपन्यास में किया है। उपन्यास में मधु ने कलकत्ता के नशा करने वाली युवा पीढ़ी का वर्णन किया है। कलकत्ता में गली गली खुलेआम मिलने वाला हीरोइन इसका कारण है। बड़ी आसानी से युवा पीढ़ी इसमें फंस जाती है। उपन्यास का शीर्षक ही है पत्ताखोर, जिसका अर्थ पत्ता यानी हीरोइन का एक डोज और उसे लेने वाला पत्ताखोर। अगला प्रश्न है, मधु कांकरिया के उपन्यास सलाम आखिरी में किस क्षेत्र के जीवन का कुत्सित और भयानक चित्रण है? सही उत्तर होगा वेश्यावृत्ति और रेड लाइट एरिया, सोनागाछी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सलाम आखिरी उपन्यास में वेश्याओं के जीवन कथा कही गई है। इसकी सफलता इस बात में है कि इसे पढ़कर पाठक के मन में वेश्याओं के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। यह उपन्यास वेश्याओं और वेश्यावृत्त को उजागर करता है। कलकत्ता के सोनागाछी रेड लाइट एरिया के अंधेरी गलियों का सीधा साक्षात्कार कराते हुए लेखिका सभ्य समाज की संवेदनशीलता और कठोरता को भी साथ साथ झिझोड़ती चलती है। इस उपन्यास में लेखिका ने वेश्याओं की एक रहस्यमयी दुनिया का चित्रण किया है। शताब्दियों का बोझ ढोती देह की मंदिरों और पुजारियों कि यह वह दुनिया है जो हर कमरे का अलग अलग इतिहास, जहाँ रात देह ही उभरती है वरन आत्माओं का भी चीरहरण होता रहता है। कलकत्ता महानगर के विभिन्न लालबत्ती इलाके जैसे सोनागाछी, बहु बाजार, कालीघाट, बैरकपुर, खिदिरपुर आदि गलियों में बसने वाले जीवन के कुत्सित एवं भयंकर नग्न रूप का चित्रण इस उपन्यास में हुआ है। यहाँ संस्कृत मर्यादा परंपराओं का कोई बंधन नहीं है। अगला प्रश्न है, सूखते चिनार प्रकाशन वर्ष 2012 उपन्यास में किस पृष्ठभूमि के युवक के फौजी जीवन और कश्मीर के बेस कैंप की त्रासदियों का वर्णन है? सही उत्तर होगा मारवाड़ी परिवार लाला के घर के लेफ्टिनेंट का चित्रण इसमें हुआ है। प्रश्न है, तथ्य देख लेते हैं। सूखते चिनार प्रकाशन वर्ष 2012 एक ऐसे युवक की कथा है जो परिवार से बगावत करके फौज में सिर्फ इसलिए भर्ती होता है कि उसने एक सुबह अखबार में नेशन नीड्स यू का भावुक विज्ञापन पढ़ लिया था और उसने इस बात की कसम खा ली थी कि सोल्जर आई एम बर्न सोल्जर आई शेल डाई। एक ऐसा मारवाड़ी युवक जिसके पुरखों के हाथों में सदा तराजू हुआ करता था, आज उसके हाथों में बंदूक है। लाला के घर में लेफ्टिनेंट कलकत्ते के सुखद गर्मवासे से कश्मीर के दुखद ठंडे बेस कैंप तक फौजी जीवन की तमाम त्रासदियों को जमीन स्तर पर रूबरू करता यह उपन्यास पाठकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अगला प्रश्न है, सेज पर संस्कृत प्रकाशन वर्ष 2008 उपन्यास मुख्य रूप से किनके जीवन की विसंगतियों और अस्मिता के प्रश्नों को उठाता है? सही उत्तर होगा जैन साध्वियों के। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सेज पर संस्कृत प्रकाशन वर्ष 2008 रोचक शैली में जैन साध्वियों के जीवन के अंतर्बाध्य में झांकता हुआ अनेक सामाजिक और स्त्री अस्मिता के प्रश्नों को उठाता है। शोधपरक दृष्टि से जैन धर्म और समाज के विसंगतियों को पर्दाफाश करती हुई यह बताती है कि किस प्रकार महावीर के निर्वाण के 843 वर्षों के बाद जैन धर्म की आचार संहिता लिखकर धर्म की मनमानी व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, मधु कांकरिया के 7वें उपन्यास ढलती सांझ का सूरज का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर होगा भारतीय किसान और किसान जीवन की समस्याएं। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। ढलती सांझ का सूरज मधु कांकरिया का 7वां उपन्यास है। यह उपन्यास भारतीय समाज के बेहद ज्वलंत मुद्दों और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय किसान की और उसकी किसानी जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से भारतीय किसान जो विकास की दौड़ में सरपट दौड़ा जा रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी है बल्कि भारतीय समाज के ताने बाने का आधार भी है, उस किसान को लगातार अंधे विकास के पहियों के नीचे रौंदा जा रहा है। किसानों के जीवन में बदलते वक्त के साथ कोई बदलाव नहीं आ पाया है, बल्कि उसकी स्थिति बदल से बदतर हो गई है। उसी किसान जीवन की समस्याओं को उन्होंने इस उपन्यास में चित्रित किया है। इनका एक और उपन्यास है हम यहाँ थे, प्रकाशन वर्ष 2018। उपन्यास विकास की मारीचिका के दौर में एक स्त्री के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक संघर्षों के आम आदमी के अस्तित्व की लड़ाई में बदले जाने की गाथा है। जीवन की निरंतरता दैन्य गरीबी लाचारी में भी रुकती नहीं। यातनाओं के अंधेरों में बीती हुई जिंदगी आने वाली जिंदगी की खिड़की बनती है।
उपन्यास इसी आने वाली दुनिया की काली सफ़ेद परछाइयों को एक संघर्षरत स्त्री की नज़रों से देखने की कोशिश है। हम यहाँ थे। उपन्यास को पढ़ते हुए यह एहसास लगातार बना रहता है कि मधुकांकर या इस मुख्य पात्र दीपशिखा के रूप में खुद भी मौजूद हैं। उपन्यास दीपशिखा पर केंद्रित है। उसकी परेशानी यह है कि दो उजरे भाइयों के बीच वाली कन्या होने के कारण पति ने उसे त्याग दिया है। वह अपने 2.5 साल के बेटे को लेकर माँ के घर आ जाती है। भारतीय परिवारों में हर लड़की ऐसा ही करती है। पति के पहले माँ का घर ही उसे संरक्षण देता है और बाद की स्थितियों में भी वह घर उसका सारा संरक्षण करता है। पर उपन्यास में जिस विडंबना को उकारा गया है वह विडंबना माँ के घर व माँ के व्यवहार से ही शुरू होती है। मारवाड़ी परिवार में पली बढ़ी माँ अपने से अधिक समाज की चिंता करती है और समाज कोलकाता में आकर भी आधुनिक नहीं बन पाया है। अगली रचनाकार है मीराकांत। मीराकांत से संबंधित प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।